चलिए स्टार्ट करते हैं। बायो का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम विद द बायो फैसिलिटेटर SRA आनंद। तो डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे कि क्या होता है। तो जो मनुष्य होता है तथा मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। ये जो आप पूरा डायग्राम देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा डायग्राम जो है, जो आपके स्क्रीन पे हो रहा है, ये पूरा डायग्राम माउथ से लेकर के एनस तक, माउथ से लेकर के एनस तक जो है, इसको बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। जैसे हम फूड यहाँ पर से खाते हैं और डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ से आउट हो जाता है, ठीक है। तो जो यहाँ से आउट होता है तो इसको इस कैनाल के थ्रू, मतलब एक इसके अंदर में मान के चलिए तो होलो स्पेस है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि स्टोर वगैरह खाना पच के क्या होता है कि बाहर आ जाता है। तो एक तरह का कैनाल बना होता है जिसको एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल बोलते हैं, ठीक है। इसी को मनुष्य का पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। आहार नाल का निर्माण कैसे होता है तो वो देखेंगे कि आहार नाल के संबंध में कुछ पाचक ग्रंथि होती है। इसमें कुछ न कुछ क्या होता है कि ग्लैंड प्रेजेंट होता है, कुछ न कुछ ग्रंथि, जैसे ये बाइल से बाइल डक्ट निकलेगा, ठीक है। और अनदर इमेज में देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि बहुत सारा डक्ट होता है, जैसे ये पैंक्रियाज है तो यहाँ से भी निकलेगा। यहाँ पे हमारा मौजूद होता है यहाँ पे, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड यहाँ पे लोकेटेड होता है, जिस वजह से कि वहाँ से सैलिवरी ग्लैंड से क्या होता है कि कुछ न कुछ पाचक ग्रंथि से, डाइजेस्टिव ग्लैंड से कुछ न कुछ डाइजेस्टिव जूस या पाचक रस या एंजाइम वगैरह कुछ निकलते रहता है, ठीक है, जिसके वजह से भोजन का पाचन होता है, ठीक है। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है, जिससे भोजन का क्या होता है कि पाचन होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो अब इसका देखते हैं एक और, अकॉर्डिंग टू भारतीय भवन बुक में जो दिया गया है, उसमें दिया गया है कि आहार नाल, इससे संबंधित पाचक ग्रंथि और पाचक क्रिया मिलकर पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पे जो एक डायग्राम है उसमें शो हो रहा है यहाँ पे कि देखिए ये सैलिवरी ग्लैंड हो गया, जिसको हम बोलते हैं ग्लैंड यानी ग्रंथि। तो ये सब पाचक ग्रंथि है, ठीक है, एक जो कि भोजन को पचाने में माउथ से ही क्या करता, शुरू करता। तो देखेंगे कि जो ये मनुष्य का जो आहार नाल है ये कैसा होता है, ठीक है। तो मनुष्य का जो आहार नाल होता है वो कैसा होता है, तो आप ये देखेंगे ये ऐसा सिस्टम, जो ये पूरा जो आप देख रहे हैं ऐसा ही बिल्कुल होता है। ये एक कुंडलित क्वाइल्ड रचना है जिसकी लंबाई यानी लेंथ जो होता है वो 8 से लेकर के 10 मीटर तक का होता है। और ये माउथ यानी मुख गुहा, ये जो आप देख रहे हैं इस वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है, इस वाले पोर्शन को माउथ कैविटी बोला जाता है। आप यहाँ पे जो देख रहे हैं जो पोर्शन घूम रहा है तो इसको बोलते हैं माउथ कैविटी। ये देखिए माउथ है, कैविटी मतलब होता है स्पेस, मुख गुहा जो ये सारा इसके बीच में स्पेस जो प्रेजेंट होता है ना, जैसे जीभ हो गया ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या खाली स्पेस है, तो इसको क्या बोलेंगे, कैविटी बोलेंगे। तो ये हो गया माउथ का कैविटी। अब जैसे ये एब्डोमेन है यानी पेट वाला रीजन है, इसके अंदर में भी खाली जगह है तो इसको भी बोल देंगे, इसके अंदर में जो जगह है हॉलो स्पेस है तो इसको बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अभी फ़िलहाल
डाइजेस्टिव सिस्टम में तो यह एक कुंडलित कॉइल्ड रचना है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। ये मुख गुहा से शुरू होती है, यानी माउथ यहाँ से शुरू होती है और मल द्वार तक फैली होती है, एनस तक। एनस को बोला जाता है मल द्वार। आहार नाल के विभिन्न भागों की संरचना एवं उनके कार्य देखेंगे आगे निम्नलिखित है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं माउथ कैविटी। माउथ कैविटी, तो माउथ कैविटी में देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होता है। तो ये जो चीज़ पोर्शन आप देख रहे हैं ये है माउथ का कैविटी, ठीक है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। देखते हैं एक पूरा होल बॉडी में, पहले एक होल बॉडी देखते हैं उसमें कैसा होता है, ठीक है। तो हाँ, ये इमेज है, देखिए जब हम इसको देखेंगे तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये क्या होता है। तो देखिए ये माउथ है, ये मुंह है और यहाँ पे एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब बात आती है कि जैसे देखिए इस वाले का व्यू देखते हुए सबसे आगे देखिए ये है हमारा ट्रैकिया जो कि सांस लेने में हेल्प करता है, और ये जो है ये है फूड पाइप जो कि हमारा इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है, और ये एक जो है ये जो येलो कलर का शो हो रहा है ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अब इसमें के मुख गुहा यानी माउथ कैविटी, माउथ का कैविटी साइड व्यू से देखते हैं। दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं माउथ कैविटी, ठीक। तो अब देखते हैं कि माउथ में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होता है, मतलब तो मुख गुहा का पहला भाग ऊपरी तथा निचले, तो इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कुछ और अनदर डायग्राम के साथ। इसमें नहीं है, तो अब हम देखते हैं कि ये क्या है। तो ये है माउथ कैविटी, यहाँ पे जो आपका शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ये जॉ है, यानी ऊपर का जबड़ा हो गया और ये नीचे वाला जबड़ा हो गया। इसमें देखिए दांत का अरेंजमेंट है, मतलब दांत इसमें क्या है इसके जबड़े में फिक्स है। तो मुख गुहा यानी मुख गुहा का बारे में देख रहे हैं। तो मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। मुख गुहा को बंद करने के लिए दो ऊपरी तथा निचले मांसन होठ होते हैं, अपर लिप और ये लोअर लिप। यहाँ पे जो कर्सर देख रहे हैं तो यहाँ पे एक लोअर लिप है और ये अपर लिप है जो माउथ को बंद करता है। इसके अंदर में एक जॉ प्रेजेंट होता है और ये भी एक जॉ प्रेजेंट है। ऊपर वाले को अपर जॉ बोलते हैं यानी ऊपरी जबड़ा, और नीचे वाले को बोलते हैं निचले जबड़ा। इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, दांत और एक मांसल संरचना होती है जिसको जीभ कहते हैं, ठीक। तो जीभ मुख गुहा के फर्श से यानी जो माउथ है तो माउथ के नीचे जबड़े से, ठीक है, इन द सेंस यहाँ पे बोला गया है कि जो जीभ है हमारा, ठीक है, ये जीभ जो है एक मांसल संरचना, ये किससे बना हुआ है तो मांस से
बना हुआ है, इसमें हड्डी नहीं होती है, यानी बोन नहीं होता है, ये सिर्फ मसल्स का बना हुआ था। और आगे का हिस्सा जो होता है वो फ्री होता है, अगला हिस्सा स्वतंत्र होता है, जबकि पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो फर्श से अटैच्ड होता है। और इसके जो सतह होते हैं, अब हम इस वाले डायग्राम में देखेंगे तो जीभ में अब क्या बताए थे कि जीभ का आगे का भाग जो होता है वो स्वतंत्र होता है यहाँ पे, और पीछे का भाग जो होता है वो अटैच्ड होता है। लेकिन जीभ जो होता है यानी ये, तो इसमें बहुत सारा टेस्ट बड प्रेजेंट होता है, आप इसमें देख सकते हैं, ये डिटेल्ड डायग्राम है जीभ का। तो ये जीभ है यानी टंग जिसको बोलते हैं, तो इस पे बहुत सारे क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे अंकुर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम टेस्ट बड यानी स्वाद कलियाँ कहते हैं। अब स्वाद कलियाँ से सेंस क्या होता है कि जो भी चीज़ हम खाते हैं तो वो चाहे मीठा हो, ठीक है, चाहे नमकीन हो, चाहे कड़वा हो, कैसा भी टेस्ट हो, वो हमको पता करके हमारा सेंस ऑर्गन जो जीभ होता है वो हमको बताता है कि टेस्ट कैसा होता है। ये एक मांसल संरचना होती है जो आगे से फ्री होती है, ठीक है, और ये ऐसा ऐसा इसका टेस्ट मोड दिया गया है। अब ये तो हो गया टंग की बात, अब चलते हैं दांत यानी टीथ। ओके, अब ये स्लाइड है टीथ का, तो टीथ में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है। तो टीथ से पहले एक बात छूट गया था जिसमें जो जीव होता है, तो जीव अपनी गति के कारण क्या होता है कि भोजन को निगलने में क्या करता है, हेल्प करता है। और अब नेक्स्ट है टीथ। तो टीथ जो होता है मुख गुहा के ऊपरी जबड़े, अपर जॉ और लोअर जॉ, ठीक है, ये नीचे वाला जबड़ा है और ये ऊपर वाला है। तो इसमें अरेंजमेंट होता है, दांत लगा हुआ होता है। तो मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत व्यवस्थित होता है। प्रत्येक दांत जबड़े में मसूड़े, ये जो आप ये तो आप देख लिए कि ये टीथ है, टीथ है कि आगे अलग है, फिर ग्रीन है, फिर येलो है, फिर रेड है, फिर अलग टाइप का। तो इसको देखेंगे अभी जस्ट। सो अब हम यहाँ पे दांत के बारे में देखेंगे। तो जो दांत होता है मुख गुहा के ऊपरी और निचली, ये तो हम बता चुके हैं कि व्यवस्थित होता है। प्रत्येक दांत जो होता है, जो भी दांत होता है वो क्या होता है कि प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़े, मसूड़े को गम्स बोला जाता है, तो उससे क्या होता है कि जुड़ा हुआ होता है। ये मसूड़ा हो गया इसका, ये ठीक है, और यहाँ पे ये इसका मसूड़ा हो गया, ठीक है, मसूड़े में से जुड़ा होता है। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है उसको रूट बोलते हैं। जो ये दांत है, ये जो दांत है ऐसा जो हमको स्ट्रक्चर जो हमको दिख रहा है, ये तो ये सब इसके जड़ है, जो वाइट कलर का ऐसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे ये ऐसे पोर्शन जो बनाया गया है, ये इसको क्या बोलते हैं, धंसा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। अब वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है उसको शिखर बोलते हैं। तो अब जो यहाँ से मसूड़े के बाहर जो निकला हुआ है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, शिखर बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, शिखर बोलेंगे, ठीक है। इसको क्राउन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्राउन भी बोलते हैं। जड़ तथा शिखर के बीच ग्रीवा नेक कहलाता है, ठीक। तो इसके बीच जड़, ये जड़ हो गया, और शिखर के बीच जो प्रेजेंट होता है, ये बीच वाला जो पोर्शन होता है इसको गर्दन बोला जाता है, नेक कहलाता है। प्रत्येक दांत के भीतर, प्रत्येक दांत के भीतर
एक अस्थि मज्जा होता है, भीतर एक अस्थि मज्जा नहीं होता, एक मज्जा यानी पल्प कैविटी होता है। ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर का जो पोर्शन होता है, ये जिसको क्या बोलते हैं, डेंटाइल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ये बहुत सारे डेंटाइल ट्यूब्यूल्स का मिल करके ये बना हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी बोलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पोर्शन, ये जो पोर्शन होता है ये होता है पल्प कैविटी होता है। इसके ऊपर दांतस्थि यानी डेंटाइन होता है इसके ऊपर। तो ये जो पल्प कैविटी हो गया, पल्प कैविटी के ऊपर क्या हो गया, डेंटाइन। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में देखेंगे, दांत की संरचना में देखेंगे तो इसके नीचे पहले पल्प कैविटी था, उसके नीचे ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स यानी नर्व होता है बहुत सारा। और यहाँ पे देखेंगे कि जो ये डेंटाइन हो गया, और डेंटाइन के ऊपर एक परत होती है, कठोर परत होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। ये एक कड़ी परत होती है जो दांत को सुरक्षा देती है। ये वाइट कलर का होता है, ये ऊपर वाला पोर्शन। बट ये वाला जो होता है, ये जो डेंटाइन होता है, ये जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करता है, और ये हड्डी से अधिक कड़ी और पीली रंग की होती है। डेंटाइन के ऊपरी भाग पे इनेमल होता है जो कि कड़ी परत होती है, और ये दांत को प्रोटेक्ट करता है, दांतों की सुरक्षा करता है। दांत भोजन को काटने चबाने का कार्य करता है। एक जो मैच्योर वयस्क ह्यूमन है, ठीक है, उसके माउथ कैविटी में टोटल 32 दांत होते हैं। अब हम चलेंगे दांत के प्रकार को देखने के लिए। तो ये रहा दांत। दांत का इंटरनल स्ट्रक्चर तो हम देख चुके हैं, आंतरिक संरचना। अब हम बाहरी संरचना को देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, दांत के 4 प्रकार होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर, जिसको बोलते हैं कृतंक, प्रदर्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इसका जो शेप होता है ये अलग हो गया, इसका जो शेप होता है ग्रीन कलर का ये अलग हो गया, और ये अग्रचवर्णक जिसको प्रीमोलर बोला जाता है, इसका भी शेप अलग होता है और इसका भी शेप अलग होता है, जिसको मोलर बोला गया है, ठीक। और सबका फंक्शन भी अलग अलग है, देख सकते हैं आप कि इसका काम होता है काटना, कटिंग एंड बाइटिंग। इसका काम हो गया रदरनक एंड कुतरनक, यानी काटना और कुतरना था, इसका भी कुतरना हो गया। इसका है अग्रचवर्णक यानी कुचलना और चबाना, क्रशिंग एंड चूइंग, ठीक है। और जो चौथा टाइप का जो दांत है आपका, ये है चवर्णक, कुचलना और चबाना, क्रशिंग एंड चूइंग। और एक पाँच दांत जो होता है जिसको चवर्णक यहाँ पे बोला गया है, विजडम, चबाने की सतह का आकार, चूइंग स्टैंडर्ड, यानी चवर्णक और अग्रचवर्णक की सतह पर जटिल और खांचे फीचर से बने होते हैं जो पीसने के लिए आदर्श होते हैं। ये लास्ट में आता है। तो अब हम देखते हैं डेंटाइन फार्मूला, कि ये डेंटाइन फार्मूला क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जब तुम देखेंगे तो इसका अरेंजमेंट कैसे होता है। तो नीचे जब हम देखे थे तो यहाँ पे लिखे थे आई स्टैंड फॉर इंसीजर्स, कलर दिया हुआ, आई स्टैंड फॉर इंसीजर्स यानी कृतंक, सी स्टैंड फॉर रदरनक, रदरनक स्टैंड फॉर कैनाइन्स, पी फॉर प्रीमोलर एंड एम फॉर मोलर, तो यानी अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो चवर्णक जो होता है वो, ये हम ऊपरी दांत का गिन रहे हैं सिर्फ एक भाग, क्योंकि ह्यूमन जो होता है वो बायलेटरल होता है। अगर उसको बीच से काट दिया जाए तो एक हाथ इधर चले जाएगा, एक हाथ इधर चले जाएगा, एक जाँव इधर चले जाएगा, तो एक जाँव तो पूरा रहेगा बट उसका अलाइनमेंट बीच से अगर हटाएंगे तो दोनों अलग अलग होता है। तो सिर्फ हाफ ही इसका काउंटिंग होता है, ठीक है। तो जिसमें से कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक इंसीजर है जिसको कृतंक बोलते हैं, एक रदरनक है, मतलब एक आई जो है हमारा इंसीजर, ये 2 है, ठीक है। और
रदरनक जो है वो एक है, पेरीमोलर जिसको अग्रचवर्णक बोलते हैं वो भी 2 है, और मोलर जो होता है वो कितना है, 3 है। और बटे फार्मूला इसका ये होता है ICPM और ICPM, यानी इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर और मोलर, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। और इसको करने के बाद इसका टोटल काउंटिंग कितना आता है, 32 आता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। एक चीज़ और, यहाँ पे ये परमानेंट डेंटल फार्मूला होता है जब हमारा सारा दांत आ चुका होता है तब, लेकिन विदाउट विजडम टीथ, यानी ये 5वां अकल दांत आने से पहले कितना होता है, 28 दांत होता है। इसका फार्मूला होता है 2122/2122, ठीक। वही जब हम बच्चे में चलेंगे तो बच्चे में जो डेंटाइन फार्मूला होता है वो होता है आपका 2102/2102। बच्चे में प्री मोलर्स नहीं होते हैं, ठीक है, सिर्फ 2 मोलर्स होते हैं। जैसा कि 32 दांत होते हैं तो इसका जो फार्मूला था 2123, यानी ऊपर का हिस्सा जिसमें इंसीजर 2 था, कैनाइन 1 था, प्री मोलर 2 था, और ये टोटल मिला के 8 दांत ऊपर में था, एक पार्ट का, ठीक है। फिर निचला हिस्सा में भी 8 दांत है, तो फिर जब टोटल दांत आता है तो ऊपर में 8, नीचे में 8, और फिर इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ के लिए, तो हमारे पास में टोटल काउंटिंग आ जाता है 32 नंबर, यानी हमारे पास टोटल दांत कितना हो गया, 32 हो गया। जब हम उनको अगर दांत आई तब, अगर जब नहीं आता विजडम टीथ तब हमारे पास में कितना दांत होता है, टोटल 28 होता है डेंटाइल फार्मूला। और वहीं बच्चों में क्या होता है कि बच्चों में होता है 20 दांत ही होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या क्लियर कर चुका है, अभी हमने क्लियर कर चुका है कि दांत का अरेंजमेंट कैसा होता है और जीभ कैसा होता है। तो अब हम फास्ट फॉरवर्ड में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे थोड़ा सा कि कैसे इसका प्रोसेस क्या होता है डाइजेशन का। तो इसमें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा यहाँ से फूड तो यहाँ से इंटर करता है, ठीक है। फूड यहाँ से इंटर करने के बाद क्या होता है कि दांत के द्वारा चबा चबा करके इसको इतना स्मॉल पीस में कन्वर्ट किया जाता है कि हार्ड जो भी चीज़ हम खाए हैं, रोटी खाए हैं, चावल खाए हैं, या जो भी चीज़ हमने फूड मटेरियल को खाया है वो जो था सॉलिड मटेरियल के फॉर्म में था, या तो इसको चिबा चिबा करके उसको क्या करते हैं कि सिंपल पीस में कन्वर्ट, इन द सेंस कि इतना ज़्यादा तोड़ना है कि वो किसके फॉर्म में आ जाए, पानी के फॉर्म में आ जाए। तो पानी के फॉर्म में आने के बाद क्या होता है कि वो इजी टू एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे फूड आ गया, फूड आने के बाद क्या होता है कि जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड है वो क्या करती है, लार इसमें मिक्स करती है। तो लार जो होता है सैलिवरी ग्लैंड वो कितने टाइप का होता है, तो मनुष्य का जो होता है इसमें 3 जोड़ी क्या होती है, लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसको पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, हिंदी में भी इसको पैरोटिड ग्लैंड ही बोलते हैं। और नियर टू ईयर, मतलब ये कान के पास लोकेटेड होता है, प्रोड्यूस वाटरी सलावा, ये क्या बनाता है, तो वाटरी सलावा ये बनाता है, पानी की तरह का लार बनाता है। अब सेकेंड जो आता है लोकेटेड यहीं पे है, बिलो द जॉ, मतलब ये अपर जॉ है, तो यहाँ पे क्या इसी के नीचे होता है बिलो द जॉ, तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड जो होता है 3 टाइप के जोड़ी में पाया जाता है, तो एक हो गया पैरोटिड, दूसरा हो गया सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो कि जॉ के नीचे होता है, प्रोड्यूस सलाइवा विद एंजाइम। अब ये क्या करता है, यहाँ तो सिर्फ सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा था, ये भी सलाइवा प्रोड्यूस करेगा, बट इसके साथ साथ क्या होगा कि ये एंजाइम भी प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद होता है एक सबलिंगुअल अंडर द टंग, यानी जो जीभ के नीचे होता है, ठीक है, वो क्या होता है, तो उसमें प्रोड्यूस म्यूकस रिच सलाइवा, प्रोड्यूस म्यूकस
रिच सलावा। ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपका जीभ के नीचे में लोकेटेड। तो जो सलेवरी ग्लैंड होता है वो 3 टाइप का होता है। तीनों टाइप में क्या है? तो सलावा ही सिक्रेट होगा, बट जो सबमैंडिबुलर है वो एंजाइम सिक्रेट करेगा, और ये म्यूकस रिच सलावा सिक्रेट करेगा। इससे निकलने वाला जो लार होता है नलिकाओं द्वारा मुख गुहा में गिरता है, यानी जो माउथ कैविटी होती है इनसे जो लार निकलती है कहाँ आता है? तो माउथ कैविटी में आता है। अब देखेंगे जो फूड था, तो फूड तो खा चुके हैं। अब फूड जो खाए हैं, ठीक है, तो खाए हैं, तो अब जब हम दूसरा फिगर देखते हैं तो उसमें क्लियर होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि ये गर्दन का नेक सेक्शन है। जैसे भी फूड खाते हैं तो फूड अब ये चूज़ करेगा कि हमको कौन से पाइप में जाना है। ऐसा तो सिस्टम नहीं है कि जो भी हम खाते हैं ये सांस यानी हवा वाले में चले जाता है। इसको जाना कहाँ होता है? तो ओसोफेगस में, यानी इस वाले में, इस जो इसके जस्ट पीछे वाला जो एक इसको बोलते हैं एयर पाइप, ठीक है, वाइन पाइप, इसको बोलते हैं फूड पाइप। जो ये फूड पाइप होता है, तो फूड पाइप में ही भोजन जाना चाहिए। तो ये कैसे जाएगा? तो इसके लिए जो है हमारा यहाँ पे क्या होता है कि एक मैकेनिज़्म होता है यहाँ पे फेरिंग्स में, ठीक है, जिससे कि साथ साथ हम एयर भी लेते हैं, हवा भी लेते हैं, और खाना जो खाएं वो भी जाता है। तो ये वाइंड पाइप में ना जा कर के, ठीक है, ये किस में जाए? यहाँ से आने के बाद ये इस वाले रो में, इस वाले पोर्शन में ये क्या हो जाए कि चलेगा। तो इसका एक मैकेनिज़्म होता है कि यहाँ पे एपिग्लॉटिस जो होता है वो होता है बंद। तो इस वाले मैकेनिज़्म को हम अभी थोड़ा देर में देखेंगे। हाँ, तो आप इस वाले में देख सकते हैं, इस वाला जो इमेज है इसमें ये दिखा रहा है कि एपिग्लॉटिस जो है हम थे अभी उस वाली इमेज में। तो यहाँ पे से फूड गया, फूड को चिबाया जी, लार मिला, उसमें एंजाइम मिला, सलाइवरी ग्लैंड का जितना भी सिक्रेशन था वो सारा कुछ मिला। उसके बाद जब जीव इसको चबाने के बाद जब ये फाइन कट जाता है, जब ये निगलने लायक हो जाता है, चिकनाहट आ जाता है उसमें, तो फिर क्या होता है कि ये जो है एपिग्लॉटिस ये फूड है, तो ये क्या होता है कि ये अब नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ये फूड पाइप में जाएगा। तो एपिग्लॉटिस जो होता है उस समय क्या होता है यहाँ पे क्लोज्ड हो जाता है, जिस वजह से जो भी फूड होता है, फूड पार्टिकल्स, वो आराम से इससे टकरा के, या ये जो बंद हो जाता है, अगर नहीं भी टकरा तो ये क्या होता है कि ये क्लोज्ड हो जाता है। ये क्या होता है? एपिग्लॉटिस क्लोज्ड हो जाता है, जिस वजह से कि आराम से वाइन पाइप में चले जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट होता है, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं ओसोफेगस रीजन। तो माउथ वाला जो रीजन था, तो यहाँ पे क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ माउथ वाले रीजन में होता है फूड का इंजेक्शन, माने ग्रहण करना। फूड का क्या होता है? ग्रहण करना, ठीक है। तो अब देखेंगे हम ओसोफेगस, ठीक है। तो अब क्या था कि हमारा जो टंग है, टंग से क्या हो चुका है? फूड इसको पीछे आराम से इसको क्या किया है कि अंदर लिया। तो अब क्या हो गया है कि ओरल कैविटी के बाद अब ये वाला जो सेगमेंट होता है इसको बोलते हैं ओसोफेगस। तो ओसोफेगस का थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये कैसे कैसे चलेगा और ये किससे जुड़ा हुआ। तो ऊपर जो है ये फेरिंग्स है, ये कनेक्टेड है, मतलब पूरा जो है फेरिंग्स से लेकर के ये पूरा स्टमक या ये यहाँ तक वाले रीजन को क्या बोलते हैं? ओसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट जो होता है, जो भी हम खाना खाएं तो वो निगलता कैसे है? तो निगलने पहला क्या होता है? मुंह से अमाशय तक जाने वाले भोजन को क्या बोलते हैं? बोलस। उसको क्या बोलते हैं? जो भी खाना खाएं उसको हम बोलते हैं बोलस। तो जो बोलस होता है वो क्या होता है? उसका परिवहन करना। तो
परिवहन कैसे होता है, कर्मानुकुंचन। तो कर्मानुकुंचन यानी लहरदार मांसपेशियों के संकुचन के द्वारा भोजन के नीचे धकेलना। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है कि निगलने से पहले बोलस का प्रभाव दिखाई दे रहा है और नीचे की ओर प्रभाव होता है, यानी डाउनवर्ड होता है। जो भी भोजन खाते हैं वो नीचे की तरफ ही जाता है, ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, एक तरह से हम इसका एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम जोक ले तो जोक पहले क्या होता है, जोक का जो मूवमेंट होता है पहले थोड़ा सा बॉडी आगे लेता है, फिर पीछे का बॉडी को आगे खींचता है। तो सेम इसमें भी होता है कर्मानुकुंचन, यानी पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट जो होता है। ठीक है, वो क्या होता है कि थोड़ा सा आगे बढ़ता है, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर पैटर्न बनता है, जैसे आप कभी एग्जांपल एक और देते हैं कि अगर आप एक पाइप में, जो पाइप नहीं एक मौजा होता है, उसमें अगर हम बॉल को डालें, ठीक है, तो जो बॉल जाएगा वो क्या होगा कि अगर हम कोई मौजा में गेंद डालते हैं तो वो क्या होता है कि डायरेक्ट वो फैलता हुआ नहीं चले जाता। ठीक है, आराम से वो क्या होता है कि ऊपर से दबाएंगे तो वो दब जाएगा, और जहाँ पे बॉल होगा वहाँ पे फूला हुआ रहेगा। तो सेम बीच में फूला हुआ है, बीच में फूला हुआ, दोनों साइड से चिपका हुआ, तो जस्ट लाइक मौजा का। तो इसमें जो मूवमेंट होता है, इस टाइप का जो मूवमेंट होता है, इसको बोलते हैं कर्मानुकुंचन। ठीक है, और ये जो होता है, ये क्या होता है कि ये गैस्ट्रोओसोफेगल जंक्शन इसको बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कि ये जो अब आ चुका है, चूँकि अब यहाँ से आने के बाद भोजन हमारा कहाँ पे जाएगा, आमाशय में जाएगा। तो अब हम आमाशय को देखेंगे, तो ओसोफेगस में ने देखा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या था, भोजन पास आउट हुआ है किसके, कौन सा मूवमेंट के थ्रू, किस विधि के थ्रू, तो वो हुआ है कर्मानुकुंचन विधि के थ्रू, मतलब कर्मानुकुंचन विधि के द्वारा। तो हम किसको देखेंगे, अब हम देखेंगे स्टमक को, यानी अमाशय को। तो यहाँ आप देख रहे हैं अमाशय, ये वाला अमाशय है। ठीक है, तो जो ये ओसोफेगस है, ओसोफेगस यहाँ से फिर क्या हो जाता है, ये अमाशय हो जाता है। तो अमाशय क्या है, तो अमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो एब्डोमिनल कैविटी, ये पेट वाला रीजन जो होता है, ये पेट वाले रीजन पे ही स्टोमक पाया जाता है, और ये अंदर से खाली है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैविटी बोलते हैं। तो जो ये खाली है तो इसको कैविटी बोल दिए थे। किस वाले रीजन में है, माउथ वाले में था तो उसको माउथ कैविटी बोले थे। तो ये पेट वाले रीजन में है, तो पेट वाले रीजन के लिए क्या यूज़ होता है, उदर, यानी उदर गुहा। तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो अब जो एब्डोमिनल कैविटी है तो बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैल जाती है। अमाशय का अग्रभाग, यानी जो आगे वाला जो भाग है अमाशय का, ये वाला जो पोर्शन है अमाशय का, जो ये आगे से जो स्टार्ट होता है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है कार्डियक। इसको क्या बोला जाता है, कार्डियक बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे कार्डियक होता है, यहाँ पे स्पिंचर मसल्स होता है, मतलब जब भोजन पास आउट हो गया है यहाँ से, अब स्टमक में आ गया है, तो यहाँ से स्पिंचर्स मसल्स क्या होती है, ये जो स्पिंचर होते हैं ये क्या होता है, क्लोज्ड हो जाता है, जिससे कि रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता, ये वापस ऊपर की ओर नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका है, तो ये वाला रीजन को बोलते हैं कार्डियक, बीच वाला को फंडस बोलते हैं। ठीक है, एंड देन लास्ट वाले रीजन को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो कार्डियक आगे का रीजन होता है, अब पिछला जो होता है इसको पाइलोरिक रीजन बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच, इस दोनों के बीच क्या होता है, हमारा
फंडस होता है। ठीक है, आहार नाल के अन्य भागों की तरह आमाशय भी भीतरी दीवार का स्तंभाकार कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज होता है। तो इसमें जो टिश्यूज प्रेजेंट होता है, ठीक है, चूँकि ये सेल तो काम सेल बनता है, सेल के बाद फिर टिश्यू, टिश्यू के बाद फिर ऑर्गेन, फिर ऑर्गेन के बाद ऑर्गेन सिस्टम, तो उतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे टिश्यू ग्रेड है, तो ये यहाँ पे कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो यहाँ पे जो हमारा टिश्यू पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। तो जब हम इसका दीवार को देखेंगे तो सबसे पहले एक कट यहाँ पर का दिखाया गया है आमाशय में। ठीक है, तो सबसे ऊपर में क्या होता है, सिरोसा होता है। यहाँ पे आई थिंक हमको लगता है ये सिरोसा होता होगा। उसके अंदर में सारा लेयर प्रेजेंट होता होगा। तो जो सबसे अंदर में जो प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, म्यूकोसल लेयर, जो कि लार बनाता है। देन सब म्यूकोसल लेयर, फिर मांसपेशियों की परत और सर्कुलर कोरेटेड ये। तो ये ऐसा जो होता है, ये कौन सा टिश्यू है, तो ये है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है, और कॉलमनर एपिथेलियल यानी स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर होता है। कोशिकाओं का यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसा होता है। इन धंसे भाग के कोशिकाएं आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। ठीक है, तो अब जो ये वाला जो पार्ट है ए जो देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि पोर प्रेजेंट होता है। ये जो देख रहे हैं तो ये जठर ग्रंथि बनाता है। ठीक है, ये ग्लैंड का निर्माण करता है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये जो ग्लैंड है वो किन किन 3 चीज़ से बनी हुई है। ओके देन, तो अब आगे चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे तो बता दिए कि ये वाला पार्ट कार्डियक होता है, ये वाला पार्ट पैलोरिक होता है, बीच वाला पार्ट को फंडस बोलते हैं। ठीक है, तो जठर ग्रंथि अब देखेंगे तो वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं 3 प्रकार के। एक को बोलते हैं श्लेष्मा या म्यूकस सेल। ठीक है, श्लेष्मा या म्यूकस सेल। सेकेंड होता है अम्लजन कोशिकाएं या भित्ति ये कोशिकाएं यानी पैराइटल और ऑक्सिनेटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल्स। एंड थर्ड जो होता है मुख्य या जामोजेन सेल्स होता है, चीफ और जामोजेन सेल्स। इन 3 प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के जठर रस यानी क्या बनाते हैं, तो गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं जठर। तो पहला जो हो गया ये हो गया आपका सतही श्लेष्म कोशिकाएं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, म्यूकस सेल बोलते हैं। बी जो हो गया श्लेष्म एंड द सेंस कि ये म्यूकस वर्सेस नेक म्यूकस बैरियर होता है। ठीक है, एंड थर्ड जो होता है ये सेकेंड जो है पैराइटल यानी ऑक्जेंटिक सेल्स होता है। पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स ये क्या सिक्रीट करता है, तो ये सिक्रीट करता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये इसका इंट्रिंसिक फैक्टर होगा जो कि मतलब इसके पास सिग्नल जाएगा तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करेगा। ठीक है, और जो एक ये जो म्यूकस वाला जो सेल्स होता है ये क्या सिक्रीट करेगा, तो ये म्यूकस का बैरियर बनाएगा, जो कि खाना खाने के बाद अगर हम खाना नहीं खाया है तो वहाँ पे सिर्फ टाइमिंग के अकॉर्डिंग HCl बन रहा है या तो पेट में जल जाएगा तो वो जलन होने लगेगा, जिस कारण से बचने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि ये बैरियर दिया गया है जो म्यूकस सिक्रीट करता है। एक जो होता है पैराइटल ये तो HCl सिक्रीट करेगा, दूसरा क्या है यहाँ पे, तो ये म्यूकस सिक्रीट करेगा। एंड थर्ड टाइप का जो सेल्स प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, ये नीचे जो प्रेजेंट होता है ये जो दिखाई दे रहा है, तो ये होता है जामोजेन कोशिका, ये पेप्सिनोजेन एंड लाइपेज है, यहाँ पे देख रहे हैं इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज जामोजेन सेल्स है यहाँ पे। तो अब देखते हैं कि ये इसका वर्क क्या क्या होता है। तो
ये पूरा का अरेंजमेंट इसमें ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो दिख रहा है ये ऐसा परत होता है और ये सीधा अलाइन इसमें हुआ होता है, ऐसे पूरा राउंड अप गोल करके ये कवर किया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप का मतलब जठर ग्रंथि का निर्माण जो होता है वो 3 टाइप की कोशिकाओं से होता है। तो पहला हो गया, बता चुके हैं, ये 3 टाइप का होता है। अब देखते हैं कि आगे करता क्या है। तो जो जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस कहलाता है, तो जठर रस में क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, देन ये म्यूकस हो गया, म्यूकस के बाद म्यूकस बैरियर यानी स्लेज। ठीक है, ये क्या करता है कि निष्क्रिय जो पेप्सिनोजेन होता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होने पर क्या होता है, अम्लजन कोशिकाओं से होता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिनोजेन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को क्या करता है कि एक्टिव कर देता है और पेप्सिनोजेन को पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है ये। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, भोजन में क्या होता है कि जो जीवाणु होता है और पेप्सिनोजेन का अक्रिय करना, कैल्शियम और आयरन का अवशोषण, तो ये तो HCl का गैस ये वाला पार्ट है, बट हम ये पेप्सिनोजेन को बता रहे हैं। तो पेप्सिनोजेन में क्या है कि ये पेप्सिन में कन्वर्ट करता है और क्या बनाता है, सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। ठीक है, पेप्सिन भोजन को प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन जो होता है वो क्या करता है कि भोजन के प्रोटीन पर कार्य करता है, प्रोटीन का पाचन करता है और जो पाचन करता है वो किस में कन्वर्ट कर देता है फिर, तो ये कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन में बदल देता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये क्या करता है कि ये जो भी खाना खाएं ये जीवाणु नाशक होता है, यानी कोई भी बैक्टीरिया अगर खाना में आ गया है तो उसको वो किल करेगा तथा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करता है, जीवाणु नाशक होता है। म्यूकस का स्राव, म्यूकस कोशिकाओं से होता है। म्यूकस आमाशय की दीवार, म्यूकस जो होता है आमाशय की दीवार ये जो आप देख रहे हैं म्यूकस स्राव म्यूकस कोशिकाओं से होता है। म्यूकस आमाशय की दीवार जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। अब जब ये क्या सिक्रेट करेगा, ये सिक्रेट म्यूकस करेगा, तो जो HCl या फिर एसिड जो बनाता है जिसका कि pH बहुत ही हाई होता है, अप्रॉक्स 1.5 या 1 इसी तरह होता है। ठीक है, तो जो यहाँ का जो अम्लता होता है इससे बचने के लिए वहाँ पे क्या सिक्रेट होता है, म्यूकस सिक्रेट होता है। मनुष्य में आमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर कितना बनता है, तो 3 लीटर क्या होता है हमारा गैस्ट्रिक जूस बनता है। ठीक है, आमाशय की ग्रंथियों से कभी कभी अत्यधिक अम्ल यानी एसिड सिक्रेशन होने लगता है, जिसके कारण इनकी दीवार क्या होती है, दीवार को सुरक्षित रखने वाली म्यूकस का स्राव घट जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आमाशय की दीवार की आंतरिक स्तर में कहीं न कहीं गोलाकार, अंदर में क्या होता है कहीं कहीं गोलाकार अंदर के कुछ धसा हुआ घाव निकल जाता है। ऐसे घाव को हम लोग क्या बोलते हैं,
अल्सर बोलते हैं या अल्सर कहलाता है। अमाशय की दीवार में होने वाले इस प्रकार के घाव को पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ठीक है, कि अगर मान के चलिए कि यहाँ पे एसिड का ज़्यादा सिक्रीशन हो गया और हमारा बॉडी में जो है म्यूकस जो है थोड़ा न्यूट्रल हो गया, मतलब उस अकॉर्डिंग सिक्रीशन नहीं हो पा रहा है, एसिड ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है कभी कभी, तो क्या होगा कि यहाँ पे गड्ढा गड्ढा बन जाएगा, घाव हो जाएगा। तो जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। और ये गैस में होता है, तो ये उसमें होता है वैसे व्यक्तियों में होता है जो लंबे समय तक बिना भोजन के अर्थात भूखे रह जाते हैं, उन्हें पेप्टिक अल्सर होने की संभावना क्या होती, अधिक होती है। अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन के अतिरिक्त क्या होता है, यहाँ पे वसा का भी पाचन हो जाता है। जैसे देखिए गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है ये क्या करता है, वसा का पाचन करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर यानी विटामिन B12 का अवशोषण करता है, ये तो हमारा हो गया। और म्यूकस, तो ये वाला पार्ट। हाँ, तो हम थे कि अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी क्या होता है कि पाचन प्रारंभ होता है। और यहाँ वसा का अतिरिक्त और आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है, वो हम दिखा चुके हैं। अब देखते हैं कि गैस्ट्रिक लाइपेज वसा अम्ल को ग्लिसरॉल में बदलता है, ये हम आगे भी देखेंगे। और अमाशय में अब भोजन का स्वरूप गाढ़ा लय, ठीक है, वो की तरह हो जाता है। तो पहले तो बोलस था, अब हम इसको क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। काइम कहते हैं, काइम अमाशय में के पायलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में जाता है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे तो आ गया ये एसिडिक काइम, मतलब जो यहाँ पे जो अब आया, यहाँ पे देखिए pH दिया हुआ है कि 1.5 to 2.5। अब इसको देखना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए कि ये जो है NCERT से है या फिर भारतीय भवन से है। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे काइम होता, काइम अब यहाँ से निकलने के बाद जो है यहाँ का जो मीडियम था वो क्या था, एसिडिक था। यहाँ का जो मीडियम था, यहाँ का जो मीडियम था वो टोटली एसिडिक था, एसिड इन द सेंस कि यहाँ पे जो भी चीज़ था वो एसिड था, इतना ज़्यादा एसिड है कि वो आगे जाएगा तो जला देगा। ठीक है, इन द सेंस कि वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए सही नहीं है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन जाएगा, तो जब भोजन जाएगा तो वो कैसे जाएगा, तो आहार नाल की आहार छोटी आंत में जाएगा। तो उससे पहले क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे कि एक बाइल डक्ट से, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो लीवर है, लीवर के पास क्या है, इसको बोलते हैं बाइल डक्ट से क्या होता है, बाइल जो सिक्रीशन होता है। तो ये पेंक्रियाज के साथ यानी अग्नाशय के साथ, और ये इसको क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट। ठीक है, तो इन दोनों का ओपनिंग भी कहाँ होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो यहाँ से अब जो फूड पास करेगा, यहाँ से जो भी फूड पास करेगा एसिडिक मीडियम वाला, तो यहाँ पे आने के बाद उसको क्या बना दिया जाता है, क्षारीय काइम में क्या किया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जो क्षार का जो pH होता है वो होता है 7 to 8। मीन्स यहाँ पे कितना ज़्यादा एसिड था, 1.5 से लेके 2.5 तक था। बट यहाँ पे जैसे ही आ गया एल्कलाइन वाले नेचर में आ गया, यानी 7 से लेके 8 तक में आ गया। अब जो है कि हमारा ये ओपनिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ओपनिंग देख सकते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या है कि मतलब ये इसके ऊपर क्या था, इसके ऊपर था हमारा
स्टोमक था, लेकिन जैसे ही कार्डियक और फंडस और पैलोरिक के पास जो ओपनिंग होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी छोटी आंत में होगा, तो छोटी आंत में जो होगा तो यहाँ पर से क्या निकला, बाइल डक्ट से बाइल जूस और पेंक्रियाज से दोनों मिल करके यहाँ पे कुछ जो मतलब यहाँ पे जो ग्रंथि है, ठीक है, इससे क्या होता है, अग्नाशयी रस यानी भरपूर बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, और प्रोडक्शन इन बाइकार्बोनेट रिच इन सिक्रीशन होता है, ठीक है। और ये काम क्या करता है, एसिड प्लस क्षार मिला करके क्षार का अवरोधक यानी क्षारीय कायन बनाता है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है आगे। अब हमारा फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चलेगा। ये जॉइंट हम दिखा चुके हैं कि ये जॉइंट कहाँ सिक्रीशन होता है, कहाँ पे मिलता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एम्पुला ऑफ वाटर, नहीं, इसको हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला बोलते हैं, ठीक है, हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वाटर, ठीक है, पित्तवाहिनी, नहीं, ये तो ये चीज़ शो हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो ओपनिंग है, ओपनिंग में हमको ये चीज़ दिखाया गया है कि यहाँ पे जो ओपन हुआ है, ठीक है, तो इसमें पेंक्रियास का यानी अग्नाशय का और ये बाइल डक्ट, ये दोनों एक ही जगह पे यहाँ पे खुला हुआ है। और एक चीज़ ये यहाँ पे ये भी है कि इस बाइल डक्ट के कारण ही हमारा जो स्टूल होता है, जिसको पॉटी मल बोलते हैं, इसी के कारण इसका कलर जो होता है वो होता है येलो कलर होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये क्या है, कि ये पूरा हमारा स्टोमक है। स्टोमक में जब फूड था तो यहाँ पे HCl वगैरह सब कुछ था, एसिडिक था, तो यहाँ से आने के बाद ये सब कुछ क्या हो गया, सिक्रेशन हो गया। अब जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी 3 पार्ट में होता है। यहाँ से जो फूड पासेस करेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट में होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मैक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि इसे मतलब इफ़ेक्टिव होता है एब्जॉर्प्शन। तो पहला जो यहाँ पे था, तो यहाँ पे क्या था, इंजेक्शन था, यानी फूड का अपटेक करना। दूसरा यहाँ पे क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, यहाँ पे डाइजेशन। तीसरा वाला जो प्रोसेस होगा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्ब करेगा एंड एसिमिलेशन करेगा, ट्रांसफ़र करेगा सेल के पास, वो आप ही देखेंगे। उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो आप अगर ये डायग्राम को एग्ज़ाम में देखेंगे तो ये एकदम याद रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये दिक्कत हो गया है कि ये ऊपर नीचे हो गया है, तो कॉलोन जो होगा ये ऊपर होगा और रेक्टम जो होगा ये नीचे पे होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट पे। अब हम चलते हैं इसमें देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी क्या होता है, छोटी आंत। छोटी आंत जो होता है वो लगभग आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ये बेलनाकार रचना होता है। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर से लेकर 6 मीटर तक होती है अकॉर्डिंग टू भारतीय भवन, और चौड़ाई जो होती है वो होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। लंबाई समानतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। जैसे शाकाहारी जंतुओं में, ठीक है, जो मतलब मीट ईटर्स नहीं या मांस नहीं खाता, तो शाकाहारी जंतु में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है ताकि सेलुलोज का पाचन ठीक से हो सके। और मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है, इसलिए मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई बहुत कम होती है। अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, यहाँ पे क्या होगा कि जो प्लांट जो भी वेस्ट खाता है तो उसमें सेलुलोज होता है, जिस वजह से उसका पचना बहुत कठिन होता है। इसलिए जो गाय सब होती है उसका रूमिनेंट जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो कहलाएगा वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता
है, लेकिन इन कंपैरिजन टू कैट वगैरह, डॉग वगैरह, इन सब में क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। अब छोटा इंटेस्टाइन जो होता है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, इसका भी 3 भाग है। इसका जो 3 भाग होता है, तो जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, डेडुनम बोलते हैं, जो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है डेडुनम, ठीक है, डेडुनम, एंड देन बीच वाले पोर्शन को जेजुनम, और लास्ट वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, इलियम बोला जाता है। एक डायग्राम और शो कर रहे हैं जिसमें से कि कंप्लीट पता चल जाएगा। हाँ, तो इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाइएगा। हाँ, तो इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाइएगा कि यहाँ पे क्या है, डेडुनम है, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका डेडुनम प्रेजेंट है, और बीच वाले में क्या होता है, जेजुनम, और लास्ट में क्या होता है, इलियम होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इसके बीच में एक और इमेज हम दिखाए थे जिसमें कि मैक्रोविलाई भी प्रेजेंट होता है। इस वाले इमेज में हमने देखा था कि इसमें क्या होता है कि मैक्रोविलाई यानी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, डेडुनम, बीच वाले में जेजुनम, और लास्ट वाले पोर्शन में क्या होता है, इलियम प्रेजेंट होता है, लेकिन पूरे में क्या प्रेजेंट होता है, मैक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। तो अब हम छोटी आंत के बारे में चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि छोटी आंत 3 भाग यानी डेडुनम, जेजुनम और इलियम से बटा हुआ होता है, ठीक है। जो डेडुनम होता है मीन्स ग्रहणी जो होता है, छोटी आंत का पहला भाग होता है जो अमाशय में, ये जो है क्या होता है कि पहला भाग होता है जो अमाशय के पैलोरिक भाग के ठीक भाग से शुरू होता है, जो कि अमाशय के यानी ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, तो स्टमक के जस्ट पार्ट जो ये पैलोरिक रीजन होता है, इसके बाद ठीक बाद शुरू होता है, जिसको डेडुनम बोला जाता है। ये सी आकार का होता है। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये कैसा होता है, ये एक अल्फ़ाबेटिकल लेटर इंग्लिश के सी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये सी के आकार का होता है। ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र का द्वार एक नलिका खुलती है। यह नलिका 2 भिन्न नलिकाएं आपस में जुड़ने से बनी होती हैं। इन नलिकाओं को पैंक्रियाटिक डक्ट तथा दूसरी नलिकाएं मूल पित्तवाहिनी। तो हम आपको वो कॉलम दिखा चुके हैं कि ये जो है ये एक लीवर से आता है, जो कि उसके अंदर बाइल डक्ट होता है, तो इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। और यहाँ पे जो पैंक्रियास में जो पैंक्रियाटिक डक्ट है, दोनों कॉमन एक जगह के मिलता है, और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के डेडुनम वाले पार्ट में, छोटी आंत के डेडुनम वाले पार्ट में खुलता है एक नली। जेजुनम वो छोटी आंत का मध्य भाग होता है, ठीक है। अब बीच वाला जो पोर्शन होता है जेजुनम, बीच वाला, डेडुनम तो ख़त्म हो चुका है, अब किस पे चलेंगे, जेजुनम पे। तो जेजुनम छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का वह भाग होता है जहाँ छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। मध्य भाग छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है, ठीक है। तो डेडुनम हो गया, जेजुनम हो गया। सबसे ज़्यादा भाग किसका होता है, वो होता है इलियम का होता है। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। बचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में ही होता है, यानी एब्जॉर्प्शन ये लोग यहीं पे करेगा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन होता है यानी अवशोषण होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन
बाइल यानी पित्त, अग्नाशयी जूस, आंतरस, ये सकस एंट्रिकस जो क्रमशः यकृत, लीवर, अग्नाशय, पेंक्रियास तथा इंटेस्टाइनल ग्लैंड के स्राव की क्रिया से होता है। जो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, यहाँ से जो सिक्रीशन हुआ है लीवर के थ्रू, पेंक्रियास के थ्रू, ये स्टमक जो अपना खुद बनाया उसके थ्रू। तो अब जब हम देखते हैं लीवर में क्या प्रेजेंट होता है, तो गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। अब लीवर के बारे में जानते हैं, तो लीवर क्या होता है कि इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन यानी सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। इसका भार करीबन कितना होता है, 1.5 kg का होता है और ऊपरी उदर के यानी एब्डोमेन के दाहिने साइड में क्या होता है, स्थित होता है और स्थित होता है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। स्रावित पित्त का संचय पित्त कौन बनाता है, तो पित्त लीवर बनाता है। लेकिन जो लीवर बनाता है तो इसका स्टोरेज कहाँ होता है, तो इसका स्टोरेज होता है गॉल ब्लैडर जिसको बोलते हैं पित्ताशय। यानी गॉल ब्लैडर नामक एक छोटी थैली होती है उसमें ही होता है। यकृत से कई छोटी छोटी यकृत नलिकाएं यानी हेपेटिक डक्ट निकलती है और ये यकृत नलिका पित्ताशय से निकलने वाले जुड़कर मूल पित्त वाहिनी कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। यहाँ पे जो होता है ये होता है कॉमन बाइल डक्ट होता है। कॉमन बाइल डक्ट बनाता है। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। जो पित्त जो होता है वो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है और एसिड नहीं होता, वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। पित्त में निम्नलिखित 2 मुख्य कारण पित्त अमाशय से एक ग्रहणी में आए, अमाशय से जो डेडूनम में आया है अम्लीय काइम, एसिडिक काइम, इसकी एसिडिटी को क्या करता है, कैंसिलेशन करता है, मतलब ख़त्म करता है, इसको न्यूट्रल करता है, क्षारीय बनाता है ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम उस पर काम कर सकें। मतलब जो पेंक्रियास जो अब क्या करेगा, पेंक्रियास जो अब वो उसमें अग्नाशयी रस जो छोड़ेगा उस पर जो एंजाइम निकलेगा वो उस पर काम कर सके। पित्त के लवण की सहायता से भोजन में वसा का विखंडन होता है। पित्त यानी जो लीवर से जो यहाँ पे जो लीवर लोकेटेड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लीवर लोकेटेड है, तो यहाँ से जो आया है पित्त लवण की सहायता से भोजन में क्या करता है, यहाँ पे जो आ गया है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि फैट का यानी वसा का भी क्या होगा, विखंडन होगा। फैट यहाँ पर से टूटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इमल्सिफिकेशन होता है ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से काम क्या हो जाए, कर पाए। अब जो ये पेंक्रियास अग्नाशय अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग का एक ग्रंथि होता है जो अग्नाशय पेंक्रियास कहलाती है। अग्नाशय में से अनेक पतली पतली नलिकाएं होती है, आपस में जोड़ करके एक बड़ी अग्नाशय वाहिनी की यानी पेंक्रियाटिक डक्ट बनाती है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा वेनेस मतलब नलिकाएं होती है। ठीक है, पेंक्रियास में और बहुत सारा ये मिल करके क्या बनाता है, एक डक्ट बनाता है अग्नाशय वाहिनी का तथा मूल पित्त वाहिनी यानी पेंक्रियाटिक डक्ट बनाता है और एक बड़ी नलिका बनाता है। फिर ये नलिका एक छोटे छिद्र के द्वारा इसी डेडूनम में क्या होता है कि खुलता है। अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेसेस नामक एंजाइम पाया जाता है। तो जो हमारा एमाइल मतलब जो भी एंजाइम का जो खजाना है, जिसको हम बोल सकते हैं कि अग्नाशय का जो रस होता है यानी पेंक्रियास का जो रस होता है, इसमें क्या क्या होता है, तो ट्रिप्सिन होता है। ठीक है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेसेस नामक एंजाइम पाया जाता है। अग्नाशयी रस के एंजाइम भोजन के अवयवों पर इस प्रकार कार्य करते हैं, हम देखेंगे आगे। तो
तो अब देखते हैं मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम देखते हैं तो क्या होता है। एंजाइम कौन कौन होता है, तो इसमें बताया ट्रिप्सिन होता है, फिर एमाइलेज होता है। ठीक है, ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, और एक था न्यूक्लियस होता है, तो उसको देखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एंजाइम इसका सोर्स कहाँ कहाँ पे होता है। तो सैलिवरी एमाइलेज ये कहाँ पे होता है, सैलिवरी ग्लैंड से होता है, जो कि स्टार्च पर कार्य करता है, और स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यानी माल्टोज में बदलता है। उसी तरह पेप्सिन होता है, पेप्सिन जो होता है वो स्टोमक में निकलता है। ठीक है, जो प्रोटीन पे कार्य करता है, प्रोटीन को पेप्टिडेज में कन्वर्ट करता है। ठीक, फिर एक होता है गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, जो कि फिर स्टोमक में ही निकलता है, जो फैट पे काम करता है, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। फिर ट्रिप्सिन जो कि पेंक्रियाज से, लाइपेज पेंक्रियाज से, एमाइलेज पेंक्रियाज से निकलता है, जो कि प्रोटीन, फैट और स्टार्च, प्रोटीन को पेप्टिडेज में कन्वर्ट करता है। दैन फिर प्रोटीन को ये मतलब फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, और एमाइल ये जो है एक स्टार्च जो होता है इसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो अब माल्टोज जो होता है, माल्टेज जो होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे सिक्रीशन होता है, और ये माल्टोज क्या करता है, कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, माल्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। फिर अनदर एक पॉइंट आता है सुक्रोज भी छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलता है। ठीक है, सोर्स निकलने का, ये सुक्रोज को किस में कन्वर्ट करता है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है। लैक्टोज जो होता है ये किस में निकलता है, तो ये निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। और ये पेप्टिडेज है, पेप्टिडेज क्या होता है, ये भी एक तरह का एंजाइम ही है। तो ये भी क्या करता है, छोटे हाथ से निकलता है। और पेप्टिडेज किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम का काम क्या होता है, तो एंजाइम जैसे फॉर एग्जांपल दो आदमी क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो अब क्या होता है कि एक तीसरा आदमी आता है जो बोलता है मारो इसको मारो, तो वो उसके बाद में आके जो मार दोनों में जो अब मार शॉर्ट आउट होने वाला होता है, मार ख़त्म हो जाता है, तो वो उसको क्या किया, एक तरह से भड़का दिया। तो भड़काने के बाद क्या हो गया, तो वो उसको मारना स्टार्ट कर दिया। तो एंजाइम का भी वही रोल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को ये क्या करता है, बढ़ा देता है। जो काम मतलब उसको 5 दिन में होने वाला था, उसको वो कम समय में 1 दिन में उसको करके दे दिया, जिस वजह से कि हमारा भोजन जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही जल्दी, जैसे कि HCl सिक्रेट हुआ तो या कुछ भी सिक्रेट हुआ, तो वो क्या किया, फट से रिएक्शन किया और अपना काम कर लिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, तो एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, यानी काम को स्पीड कराता है। ठीक है, तो कुछ और एक एग्जांपल है जो बुक में दिया गया, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो बुक में जो है यहाँ पे दिया गया है, पेप्टाइड यहाँ पे है। तो एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च एवं ग्लाइकोजन को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। लाइपेज जो होता है वो इमल्सिकृत वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। न्यूक्लियस जो होता है ये भी एंजाइम है, ये न्यूक्लिक एसिड को किस में कन्वर्ट करता है, न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करता है। और पेप्टाइडेज जो होता है वो पेप्टोन जो होता है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। या वहीं लाइपेज एंड जो बची हुई इमल्सिफाइड यानी इमल्सीकृत वसा है वो फैटी एसिड यानी वसा अम्ल, वसा को बोला जाता है फैट, तो इसलिए अम्ल, तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है ये। और एक होता है इन्वर्टेड्स एंड सुक्रोज, ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है। माल्टेज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है।
और लैक्टोज प्लस लैक्टोज बराबर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है, और न्यूक्लियस को न्यूक्लिक एसिड बराबर न्यूक्लियोटाइड्स में ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इस प्रकार से हमारा एंजाइम भी ख़त्म हो गया। इस प्रकार क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, यहाँ पे हमारा भोजन का पाचन क्या होता है, ख़त्म होता है, यानी पूर्ण होता है। अब जिससे भोजन का जटिल और घुलनशील अणु, ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो अब अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो नहीं बच पाया है, तो वो पार्ट अब यहाँ से क्या होगा कि इसमें से ट्रैवल करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में और ये वापस चले जाएगा। तो पहला पॉइंट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का अंतग्रहण। ये भोजन का ग्रहण करता है, चबाता है, लार के साथ मिलाता है, निगलता है। निगलने के साथ साथ इसमें क्या होता है कि सेलेब्री एमाइलेज ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट डाइजेशन स्टमक में होता है। ठीक है, जब खाना हम सब कुछ खा चुके हैं तो हमारा खाना खाने के बाद क्या होता है कि स्टमक में डाइजेशन होता है, ये हम बता चुके हैं। तो स्टमक में क्या क्या एक्टिविटी होती है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कीटाणु को नष्ट करता है, पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और गैस्ट्रिक लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है। चर्निंग यानी भोजन को जो बोलस था, बोलस को किस में कन्वर्ट करता है, ये अब यहाँ पे काइल बन चुका है, काइम बन चुका है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लिवर से पितरस आता है। ठीक है, और गॉल ब्लैडर हो गया, ये पेंक्रियाज हो गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, फैट को एमल्सिफाई करता है, वसा का पाचन में सहायक होता है, और बाइल को संग्रहित करता है और ड्यूडेनम में छोड़ता है। ठीक है, वहीं ट्रिप्सिन प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, लाइपेज फैट और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पर अपना काम करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन पे काम करता है और लाइपेज फैट पे और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पे अपना सही है। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि एंजाइम्स होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में माल्टोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। सुक्रोज और सुक्रोज माल्टोज किस में हो जाता है, माल्टेज ग्लूकोज में। सुक्रोज किस में होता है, सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में हो जाता है। लैक्टोज जो होता है वो लैक्टोज ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। और पेप्टाइडेज किस में कन्वर्ट होता है, पेप्टाइड्स प्लस अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो 3 पार्ट का होता है, डेडोनम, जेजुनम, इलियम होता है, जिसमें कि विलाई लगा हुआ होता है। ये विलाई काम करता है एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन का। ठीक है, तब ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन, मिनरल्स का क्या करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। किसके द्वारा होता है, तो विलाई और मैक्रोविलाई अवशोषण की सतह को बढ़ाते इसी के द्वारा होता है। एसिमिलेशन में क्या होता है, तो एसिमिलेशन में देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होता है। तो अवशोषित तत्व, पोषक तत्व, अब जैसे जो भी चीज़ हम खाएं उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारा कुछ मौजूद होता है। तो वो क्या करता है कि वो सेल के पास पहुंच जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि एसिमिलेशन में क्या होता है कि एनर्जी प्रदान करता है, ग्रोथ वृद्धि में सहायक होता है, सेल को रिपेयर करता है, एक्स्ट्रा पोषक तत्व को स्टोरेज करके रखता है। ठीक है, एसिमिलेशन, और ये सारा कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही होता। अब देखेंगे यहाँ पे डिजेशन यानी वाटर का एब्जॉर्प्शन। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो अब किस में आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे पानी का एब्जॉर्प्शन होगा, सॉल्ट एब्जॉर्प्शन होगा, और जो फीसेस है यानी मल, इसका निर्माण होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं बढ़िया। बढ़िया, एसिमिलेशन का ये सारा पार्ट भी है, एसिमिलेशन का ही है कि देखिए यहाँ पे माइक्रोविलाई दिखा रहा है। ठीक है, विलाई और माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि रक्त प्रवाह में
आराम से देखिए रथ प्रवाह में परिवहन हो रहा है, ठीक है। तो फैटी एसिड को एक्सेस ग्लूकोज 4 फैट कन्वर्जन, ठीक। फाइनल लास्ट ये रहा अब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में क्या होता है, माउथ में इंजेक्शन होता है, यहाँ पे डाइजेशन होता है, और इस वाले पोर्शन में हमारा एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है, एंड देन यहाँ पे स्टोरेज होता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और उसके बाद जब बॉडी मैसेज देती है तो वो क्या होता है कि एनस के थ्रू, ठीक है, एनस के थ्रू क्या होता है कि स्टूल के फॉर्म में, फीसेस के फॉर्म में क्या होता है कि पास आउट हो जाता है। इसी को बोलते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। और अगर इस वीडियो में ठीक ठाक से नहीं हो पाया कवर तो इसका सेकेंड वीडियो हम बनाएंगे विद कॉन्फिडेंट के साथ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। देखने के लिए थैंक यू।